ओके। तो हम लोग सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देख चुके थे। तो हम लोग बोलते नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके। तो हम पहले बोल चुके हैं ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस करके क्योंकि हम यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो यहाँ पे जो अप्रोच है वो न्यूमेरिकल अप्रोच भी होगा, थ्योरेटिकल अप्रोच भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे का थ्योरी क्या है, हम कैसे क्वेश्चंस को पहले अप्रोच करना सीखेंगे बाद में। ओके। तो सॉलिड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग इससे सबसे बेसिक एग्जांपल आप लोग देखते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखते हो ना। कोल्ड ड्रिंक्स में आई थिंक CO2 गैस होता है। अब देखो सबसे बेसिक है ना, बहुत सारा बोलते हो ना कि क्या ना, लिक्विड में क्या है, वाटर है, वाटर में क्या है, बहुत सारे गैस क्या है, डिजॉल्व है। बोलते हो ना कि वाटर में ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है। तो कि जो गैस है, गैस की सॉलिबिलिटी इन वाटर हम ये देखें कौन कौन सा फैक्टर इसको इफेक्ट करता है और कौन सा गैस ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सा गैस कम सॉल्युबल है। ओके। जैसे हम ऊपर देखे थे ना कि ना क्या क्या फैक्टर्स थे, टेम्परेचर था, प्रेशर था और गैस का नेचर था, ये सारे फैक्टर्स थे। तो हम लोग यहाँ भी देखेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स देखेंगे क्यों, कौन कौन सा पॉइंट उसको इफेक्ट करता है, देन क्या इसके बिहाइंड थ्योरी था। ओके। इसके बिहाइंड का थ्योरी क्या था, इस सारे पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, कोई गैस क्या होता है वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है, कोई गैस वाटर में क्या होता है कम सोल्यूबल होता है। इसके बिहाइंड क्या रीजन है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना, गैस विच कैन इजिली लिक्विफाई, द गैस विच कैन इजिली लिक्विफाई, द गैस विच कैन इजिली लिक्विफाई इज मोर soluble, the gas which can easily liquefy is more soluble than the gas which is not easily liquefied, इट मीन्स जिस गैस का लिक्विफिकेशन इजिली होता है वो ज्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू द गैस वो इजिली लिक्विफाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख रहा हूं कि ऑक्सीजन O2 और H2 और O2 इज लेस soluble in water as compared to CO2। H2 and O2 is more soluble. H2 and O2 is more soluble. H2 and O2 is less soluble as compared to CO2. इसके बिहाइंड भी हम ये है ना, रीजन यही होगा कि H2 और O2 का जो लिक्विफिकेशन है वो इजिली नहीं होता एज कंपेयर टू CO2। अब किसका कैसे होता है लिक्विफिकेशन, वो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर +1 के चैप्टर में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि जिस गैस का लिक्विफिकेशन क्या होता है इजिली होता है वो ज्यादा सोल होता है एज कंपेयर टू द गैस व्हिच कैन नॉट बी इजिली लिक्विफाई। ओके। सेकंड पॉइंट आप लोग ये लिखना कि द गैस which can ionize the gas which can ionize or react with water, the gas which can ionize or react with water is more soluble as compared to other, which can ionize or react with water is more soluble as compared to other। मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ये हो गया कि जो गैस वाटर में क्या हो ना रिएक्ट कर, जैसे बोले ना कि हम HCl दिए, HCl जो ही जाएगा ना ये अपने आइंस में क्या होता है ब्रेक करता है। NH3 दिए, NH3 वाटर के कांटेक्ट में जो ही आता है क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है NH4OH अमोनियम आइन फॉर्म करता है। इट मींस ये सारे गैस वाटर में क्या होंगे ज्यादा, मतलब क्या बोले HCl या अमोनिया वाटर में क्या है ज्यादा सोल्यूबल है, बिकॉज HCl जो ही गया वाटर में वो अपने आइंस में क्या कर गया ब्रेक कर गया, और जो ही अमोनिया गया तो अमोनिया भी क्या होता है वाटर से रिएक्ट कर जाता है, अमोनियम आइन फॉर्म करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो ये सारे कंडीशन से इट मींस हमको मोस्टली दो कंडीशन पे वर्क करना है। फर्स्ट कंडीशन जो गैस इजीली लिक्विफाई होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, और जिस गैस में है ना ये टेंडेंसी है कि वो जाके वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए या वाटर में रिएक्ट कर या वाटर में क्या हो आयनाइज हो तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। इट मींस ये कंडीशन है ना, मोस्टली ये जो है ना गैस है ये गैस के नेचर पे है। तो फर्स्ट जो ये पॉइंट लिखे हो ना ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर आया था, दैट इज नेचर ऑफ गैस। हम वहां भी कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम फर्स्ट फैक्टर डिफाइन किए थे, तो यहाँ भी क्या फर्स्ट फैक्टर ही है कि जो नेचर ऑफ गैस है, इट मींस जो गैस दो पॉइंट हम लेते हैं ना कि जो इजिली सॉल्युबल है, सॉरी इजिली लिक्विफाई होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, दूसरा जो गैस जाके रिएक्ट करता है या जाके क्या करता है आयनाइज करता है वो क्या होता है ज्यादा सॉल्युबल होता है किसमें गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ओके। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया किसका, नेचर ऑफ गैस का। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन दैट इज टेम्परेचर।
देखो नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर वाले पार्ट को समझते थोड़ा सा देखना। हम क्या बोल रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई है ना सॉल्वेंट है, सपोज वाटर है, सपोज वाटर है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे गैस रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, गैस रखा हुआ है। हम क्या बोले, गैस सॉल्युबल है। पता ना कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है, कोई भी रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। इस फिजिबल हम कहें कोई फिजिबल है, तो फिजिबल के पीछे क्या रीजन है, फिजिबल के पीछे रीजन ये है कि है ना, फिजिबल के पीछे का रीजन आप ये दे सकते हो ना कि है ना कोई चीज फिजिबल है तो वो अपने आप हो रहा है, वो क्या अपने आप हो रहा है। इट मीन हम क्या बोले, गैस वाटर में सॉल्युबल है, गैस वाटर में क्या सॉल्युबल है, इट मीन इट इज ए फिजिबिलिटी रिएक्शन, इट इज ए फिजिबिलिटी, मतलब गैस अपने आप वाटर में क्या डिजॉल्व है। तो आई थिंक आपको ये पता होगा, जब भी कोई गैस किसी लिक्विड में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, सपोज कि मेरा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। इट मींस डिजोल्यूशन ऑफ गैस। देखो हम पीछे जब हम सॉलिड के बारे में पढ़े थे ना, तो सॉलिड में हम लोग क्या बोलते, सॉलिड का लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी था वो दो फैक्टर्स पे था, कि एक एंडोथर्मिक के दूसरा क्या था, एक्सोथर्मिक के लिए। बट हम गैस की जब भी बात करते हैं तो गैस का डिजोल्यूशन इन सॉल्वेंट, मतलब डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यदि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यदि क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्या बोलेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप लोग सेकंड पॉइंट देना, टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट लिखो, टेम्परेचर लिखना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases solubility of gas, as temperature increases solubility of gas decreases, as temperature increases solubility of gas, as temperature increases solubility of gas, as temperature increases solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid decreases, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बिकॉज आगे लिखो, बिकॉज डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, या सिंपली लिखो डिजोल्यूशन, बिकॉज डिजोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज डिजोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक आप लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में किए थे कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, उसके पीछे का क्या रीजन होता है। अब देखना फिजिबल या फिजिबल नहीं है। अब देखना कि हम सपोज क्या बोले, गैस लिक्विड में गया, गैस कहां गया, लिक्विड में। यदि गैस लिक्विड में गया तो जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव होगा, पता ना, क्योंकि एंट्रोपी दैट इज रैंडमनेस डिक्रीज करेगा। यदि रैंडमनेस डिक्रीज किया, रैंडमनेस क्या किया, डिक्रीज किया, तो यहां पे नेगेटिव है और यहां पे नेगेटिव है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। और हम क्या बोले, ये एक फिजिबल रिएक्शन है। यदि एक फिजिबल रिएक्शन है तो डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, पर डेल्टा जी पॉजिटिव क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। उसी वाले पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो बोले डेल्टा एस क्या नेगेटिव है, तो यहां पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। यदि रिएक्शन फिजिबल है, इट मींस गैस का सॉल्युबल होना लिक्विड में, यदि फिजिबल रिएक्शन है तो फिजिबल है, इसके पीछे का रीजन ये है कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा हर हाल में। हम उसी पॉइंट को पीछे लिखे कि जो डिसोल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो पहले बोल चुके हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सबसे कॉमन एग्जांपल, जब लोग आप वाटर को बॉयल करते हो तो आप देखते हो वहां से बबल्स निकलता है। बबल्स क्या होता है, गैस होता है। इट मींस हम उस वाटर को बॉयल कर रहे हैं ना, तो जो भी उसमें गैस डिजोल्व है, जो उसमें गैस क्या डिजोल्व है, वो बाहर निकल जाता है। इट मींस वहां पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। देखो कॉमन लाइफ एग्जांपल आप लोग देखते होंगे ना कि जो भी एक्वेटिक है, मतलब कि जो भी देखते हो ना, मछली वगैरह क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, तो वो सब क्या होते हैं ना कि ठंड के मौसम में ना ज्यादा कंफर्ट लाइफ जीते हैं। क्योंकि है ना, जो भी होता है समर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना, जो भी गैस वहां पे डिजोल्व है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जो भी गैस डिजोल्व है ना वो बाहर निकल जाता है। इट मींस क्या होगा कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। गैस की क्या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। यदि गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, इसका ये मतलब हुआ कि जो है ना गैस और डिजोल्व था वो है ना कम डिजोल्व है। यदि कम डिजोल्व है, जो भी एक्वेटिक है ना
होते हैं उनको क्या होता है, सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट मीन क्वेश्चन पूछेगा कि जो एक्वेटिक है उनका सर्वाइव करना जो विंटर में थोड़ा सा क्या होता है, कंफर्ट होता है एज कम्पेयर टू समर। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि समर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, डिक्रीज करता है। इस करके उनका जो सर्वाइव करना होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हम सेकेंड पॉइंट क्या देखें, टेम्परेचर। इट मीन जो गैस का डिसोल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जो होती है सॉल्युबिलिटी वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, प्रेशर। देखो हम पीछे जब सॉलिड वाले पार्ट को एक्सप्लेन किए थे ना, तो हम क्या बोले, सॉलिड में प्रेशर का कोई उतना इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि सॉलिड का जो होता है, सॉलिड क्या होता है, हाई लेस कंप्रेसिबल होता है। यदि सॉलिड लेस कंप्रेसिबल है, इट मींस वो प्रेशर जो है, प्रेशर सॉलिड के सॉलिडिटी को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता था। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं गैस का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। अब पता ही है गैस का सबसे बड़ा जो है ना, यदि गैस को हमको एक्सप्लेन करना है, गैस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, तो प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो समझना एक चीज, यहाँ पे हम सपोज क्या बोले, कोई कंटेनर था, यहाँ पे एनल वाटर था, और यहाँ पे कोई गैस फील्ड था, यहाँ पे कोई गैस था, तो हम क्या बोले, गैस डिजोल्व है। गैस क्या है, डिजोल्व है। इट मीन गैस मॉलिक्यूल का वाटर में जाना, गैस मॉलिक्यूल्स का वाटर में जाना और गैस का बाहर निकलना, मतलब कि कोई एक पता है कि कोई भी पॉइंट आता है जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इट मींस गैस 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 वाटर के साथ जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। वो कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। मतलब गैस वाटर में डिसॉल्व है, क्या मेंटेन किया, इक्विलिब्रियम। क्या मेंटेन किया, इक्विलिब्रियम। अब ये देखना कि मतलब इसका ये मतलब है ना कि जितना गैस मॉलिक्यूल वाटर में जा रहा है उतना ही गैस मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल रहा है। इट मींस इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है। इस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। अब हम क्या किए, यदि हम इसको कंप्रेस किए, दैट इज यदि हम प्रेशर इंक्रीज किए, दैट इज यदि हम प्रेशर इंक्रीज किए, यदि आप प्रेशर को इंक्रीज कराओगे तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो यहां पे ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा, देखो हम क्या बोले, हम लोग पढ़े लिचटेरल प्रिंसिपल। वो क्या बोलता है, यदि हम किसी रिएक्शन में, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यदि हम उसको डिस्टर्ब किए, यदि हम उसको क्या किए, डिस्टर्ब किए, तो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है। रिएक्शन फिर से कहां पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे। यदि रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है तो वो अपने इक्विलिब्रियम को क्या करता है, फिर से मेंटेन करेगा। अपने इक्विलिब्रियम को फिर से मेंटेन करता है बाय चेंजिंग इस डायरेक्शन, बाय चेंजिंग इस डायरेक्शन। हम क्या बोले, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था। इट मींस जितना गैस वाटर में डिसॉल्व हो रहा है उतना ही जो गैस है वाटर से क्या बबल्स के फॉर्म बाहर निकल रहा है। अब हम यदि प्रेशर इंक्रीज किए, यदि हम प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यदि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा बाय मेंटेनिंग, सॉरी बाय ना चेंजिंग इस डायरेक्शन। देखो यदि हम प्रेशर इंक्रीज किए, यदि हम क्या बोले, अभी कुछ गैस यहाँ पे डिसॉल्व था, यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करा दिए, यदि हम प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स था उसका नंबर लिक्विड में क्या होगा, फिर से इंक्रीज कर जाएगा, फिर से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हम लोग इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली क्या बोले, हम देखो सिंपली क्या बोले, कोई कंटेनर है ना, ऊपर गैस फील्ड है, हम यदि उसको कंप्रेस करेंगे, तुम उसको कंप्रेस करोगे ना तो जो वाटर है ना, जो गैस मॉलिक्यूल्स वाटर के सरफेस के ऊपर थे ना उसका नंबर वाटर में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस है ना, थर्ड पॉइंट जो आप लोग प्रेशर लिखो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure solubility of gas in liquid, on increasing pressure, on increasing pressure solubility of gas, on increasing pressure solubility of gas in liquid increases, on increasing pressure solubility of gas in liquid क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो सबसे बड़ा फैक्टर था किसका, प्रेशर पे ही डिफाइन होता है। मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी को यदि हम अच्छे से स्टडी करना है तो सबसे बड़ा रोल होता है प्रेशर का। किसका होता है, प्रेशर का। और इस चीज को है ना, इस चीज को जो डिटेल से स्टडी किया था उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। तो इसलिए हम लोग आप है ना आगे टॉपिक देंगे हेनरी लॉ। तो जो है ना गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, मोस्टली हम लोग हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट करेंगे। आई थिंक वो जो न्यूमेरिकल सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीक में ये प्रूव करेंगे। अतः आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हेनरी लॉ पे वो करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, इस पे आई थिंक 1 घंटे आपको एक कंप्लीट लेक्चर इस पे हम पहुंच, क्योंकि आई थिंक है ना जो हेनरी लॉ की न्यूमेरिकल है बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं, तो हम लोग उस पर 5-6 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी जो भी है ना डाउट्स वगैरह हैं हम लोग 1-2 क्वेश्चन बोर्ड का लेंगे, कुछ जेई का, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके, ताकि आपको इस वाले पार्ट में कोई डाउट ना हो। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक हेनरी लॉ, HENRY हेनरीज लॉ। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्या लेंगे टॉपिक हम लोग, हेनरी लॉ।
टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आई थिंक आप बोल लो कि एक क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली होना चाहिए हेनरी लॉ से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। लिखना इट स्टेट्स दैट, लिखना हेनरी लॉ में it states that the mass of gas dissolve it states that the mass of gas dissolve in a given amount of solvent the mass of gas dissolve in a given amount of solvent at constant temperature. the mass of gas dissolve in a given amount of solvent at constant temperature is directly proportional to its partial pressure. Is directly proportional to its partial pressure. देखो, मतलब कि कोई कंटेनर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई गैस वाटर है और यहाँ पे कोई क्या है, गैस है। सपोज बहुत सारा गैस है, तो क्या बोला कि जो गैस यहाँ पे डिजोल्व होगा उसका जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के पार्शियल प्रेशर के। देखो, हम लोग यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करें पार्शियल प्रेशर की। क्योंकि हम सपोज क्या बोले, यहाँ पे मिक्सर ऑफ गैस है। सपोज हम क्या बोले, यहाँ पे क्या बोले, कोई गैस ए है, कोई गैस बी है और कोई गैस क्या सी है। यहाँ पे 3 गैस है, मतलब यहाँ पे गैस का मिक्सर है, हैविंग गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। तो क्या बोला कि जो भी गैस ज्यादा डिजोल्व होगा, मतलब कि द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। मतलब कि यहाँ पे जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर, मतलब जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा डिजोल्व होगा। वो गैस यहाँ पे ज्यादा क्या होगा, डिजोल्व होगा। इट मींस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज यहाँ पे दिमाग लगाना कि जो मास डिजोल्व है वो कहाँ पे लिक्विड में, और जो पार्शियल प्रेशर है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर का होता है। ये चीज को हमेशा माइंड रखना, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मास डिजोल्व इन लिक्विड एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड अबव द लिक्विड सॉल्यूशन। यदि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या लिखोगे, जो मास डिजोल्व है इज इक्वल टू के इंटू पी। यहाँ पे के क्या है, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, हेनरी कांस्टेंट। मतलब जो गैस डिजोल्व है उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखो हेनरी लॉ, बस देखो, जब भी आपको बोर्ड में कभी आएगा ना हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिखने के लिए, जो आप स्टेटमेंट लिखो उसके बाद इसको इतना कम से कम एक्सप्लेन कर देना, तो आपका एक भी मार्क्स करने का कोई चांस नहीं होता। आते हैं क्वेश्चंस है ना, स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ। ओके, अब देखो, तो एक पॉइंट लिखना कि कुछ कंडीशंस थे, है ना, जब भी हेनरी लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं तो देयर आर सम कंडीशंस, उसको लिख लो। लिखना हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ फर्स्ट पॉइंट, Henry law is not applicable if first point if the gas is ionized or react with water. If the gas is ionized or react with water. First point है। second point लिखना if the temperature is very less. If the temperature is very less. Next point. If the temperature is very less. Next point लिखो। If the pressure is very high. मतलब इन कंडीशंस में हम हेनरी लॉ को डिफाइन नहीं कर सकते। कभी कभी पूछेगा, है ना, हेनरी लॉ कैन नॉट बी डिफाइंड एट। तो फर्स्ट पॉइंट मैं कहता कि इफ द गैस इज आयनाइज और रिएक्ट, तब हम हेनरी लॉ को डिफाइन नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, जो गैस है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे है, और थर्ड जो है ना गैस है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे है। तो मतलब बोल सकते हो कि जो हेनरी लॉ डिफाइन है कब, एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि ना तो कम टेम्परेचर चाहिए ना तो ज्यादा प्रेशर चाहिए। इसमें लिखना नोट करके हेनरी लॉ इज डिफाइंड एट मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। Henry law is defined at moderate pressure and temperature. ओके, अब देखो, ये तो टर्म लिख लिया, डेफिनेशन टर्म था, ठीक है।
तो अब देखना, हम ये चीज बोले ना, देखो हम क्या बोले, मस्ट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम क्या हेनरी लॉ का स्टेटमेंट था ना कि जो मास डिजॉल्व है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पार्शियल प्रेशर के, डायरेक्टली इसके पार्शियल प्रेशर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखना, यदि हम सॉल्व, कुछ मेरे पास सॉल्वेंट है तो बोलो कि जितना मास डिजॉल्व है, जितना मास वहां पे क्या डिजॉल्व है और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका, हम बोले थे कि हम क्या थे, हम लिखे थे सॉलिड गैस प्लस लिक्विड मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब देखो यदि हम तो पीछे जाओ, हम एक टर्म डिफाइन किए थे, कुछ जनरल टर्म डिफाइन किए थे, डिसोल्यूशन किए थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन डिफाइन किए थे ना। अब देखना, जो गैस डिजॉल्व होना था उतना डिजॉल्व हो चुका है, उतना डिजॉल्व हो चुका है, दैट इज इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका, दैट इज इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका। अब देखना, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है तो जो गैस डिजॉल्व था वो मैक्सिमम डिजॉल्व था, जो गैस डिजॉल्व था वो क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो चुका था। इट मींस उस पॉइंट पे हम सॉलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, उस पॉइंट पे हम सॉलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस जहां पे आप लोग मास लिखे हो तो वहां पे हम लोग सॉलिबिलिटी भी लिख सकते हैं। इट मींस है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। वो डाउट है किसी को? देखो हम फिर से बोल रहे हैं कि जो गैस डिजॉल्व था वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है। यदि गैस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है, इट मींस जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस था वो डिजॉल्व हो चुका है, वो डिजॉल्व हो चुका है। यदि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो चुका है, इट मींस ये मींस है, इसका मतलब ये है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट मींस जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो चुका है, इट मींस मैक्सिमम मास उसका डिजॉल्व हो चुका है, इट मींस हम उसी को क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी। आप लोग देखो प्रीवियस लेक्चर में हम बोले थे कि क्या था सॉलिबिलिटी, कि किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट क्या है डिजॉल्व, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी। इट मींस जहां पे आप लोग लिखो मास डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, तो वहां पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। इट्स पार्शियल प्रेशर आप लोग लिखो नोट करके, फर्स्ट नोट करके लिखो, नोट करके, जो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा। लिखो लिखना अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, है ना, ये भी उसका कॉन्सेप्ट ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखना अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, solubility of gas in a given amount of solvent, solubility of gas in a given amount of solvent is directly proportional to, solubility of gas in a given amount of solvent is directly proportional to, is directly proportional to, note का first point, is directly proportional to its partial pressure of the liquid solution, is directly proportional to its partial pressure above the liquid solution। इट मींस हम लोग जो कॉन्सेप्ट मास के लिए था वही कॉन्सेप्ट किसके लिए क्या है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्युबिलिटी के लिए लेके आए। दैट इज हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी दैट इज S is directly proportional to partial pressure, is directly proportional to partial pressure। जल्दी बोलो, कोई डाउट है? अब देखना, दैट इज S इज इक्वल टू K इंटू P, S इज इक्वल टू K इंटू P। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, सॉलिबिलिटी K क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट, P क्या है, पार्शियल प्रेशर, P क्या है, पार्शियल प्रेशर। अब देखो, अब एक चीज आप तो देखो कि हम लोग यदि यूनिट बोले है ना, यूनिट इसका क्या होगा, इसका है ना यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। देखो S क्या है, सॉलिबिलिटी, दैट इज मोस्टली हम लोग मोलरिटी में काम करते हैं, किसमें, मोलरिटी में। तो बोल सकते हो S बिल्कुल K है ना, K का यूनिट क्या होगा, S बाई P। S यहाँ पे क्या है, मोलर, दैट इज मोल, ये होगा मोल पर लीटर। नीचे क्या है, प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेयर, दैट इज क्या लिखोगे, मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर। मतलब कि ये जो K क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट का क्या है, ये यूनिट है। जब हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली होगा। इस केस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हेनरी कांस्टेंट दैट इज K, उसका यूनिट क्या होगा, मोलर पर एटमॉस्फेयर। मोलर मतलब क्या, मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर, ये K का क्या यूनिट है। ओके, देखो तो जब हेनरी इस चीज को स्टडी कर रहा था ना, उसमें एक और साइंटिस्ट था डाल्टन क्या किया ना, जो चीज हेनरी हुआ था थोड़ा सा उसी को मॉडिफाई करते, थोड़ा सा क्या किया, उसी को मॉडिफाई किया। तो डाल्टन क्या बोला ना, यदि हम सॉल्युबिलिटी में काम कर रहे हैं, यदि हम काम कहाँ कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी में, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन भी काम कर सकते हैं, दैट इज जहां पे हम लोग बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजॉल्व। तो ना डाल्टन थोड़ा सा उस चीज को कि डाल्टन उस चीज को तुरंत उसमें स्टडी किया। डाल्टन क्या बोला कि जब हम काम सॉल्युबिलिटी में कर रहे हैं तो ही काम हम मोल फ्रैक्शन भी काम कर सकते हैं, दैट इज
कि जिस गैस का मोल फ्रैक्शन कहां पे, गैस का मोल फ्रैक्शन कहां पे, अरे जी जो सॉल्युबल है ना, तो गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके पार्शियल प्रेशर के, इसके पार्शियल प्रेशर के। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो है ना, डाल्टन ने इस चीज को स्टडी किया, बाद में क्या किया, हेनरी अपने जो उसका कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। जो हेनरी था वो अपने कॉन्सेप्ट को और भी मॉडिफाई कर दिया। वो क्या बोला कि है ना, देखो हम ये बोले ना कि ऊपर गैस का अमाउंट है, तो जो गैस यहां पर जितना ज्यादा डिजॉल्व होगा, मतलब जिस गैस का मोल फ्रैक्शन यहां पे जितना ज्यादा होगा, जिस गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वो गैस क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इट मींस जिस गैस का पार्शियल प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा, वो गैस यहां पे क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा, वो यहां पे क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। इट मींस जो अभी हम नोट का फर्स्ट पॉइंट नोट लिखे थे, फर्स्ट पॉइंट ना इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब लिखो नोट का सेकंड पॉइंट, आप लोग है ना एक पॉइंट करना, नोट का लिखना, सेकंड पॉइंट आप लोग करना, लिखो नोट का सेकंड पॉइंट लिखो। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, लिखना अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure of gas is directly proportional to its mole fraction in solution, देखो हम लोग मास में काम किए, हम लोग सॉल्युबिलिटी में काम किए, अब हम लोग एक टर्म क्या लिखे, पार्शियल प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखो आई थिंक यदि आपको सॉल्युबिलिटी का आइडिया है तो मोल फ्रैक्शन में कोई डाउट नहीं चाहिए। हम वही चीज बोल रहे हैं ना कि जो गैस जितना ज्यादा सॉल्युबल है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन वाटर में क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एक होता क्या ना, यहां से यही बोलोगे ना कि है ना, क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक चीज क्लियर करना कि हाँ जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस का है, दैट इज अबव द लिक्विड सॉल्यूशन, और जो मोल फ्रैक्शन है वो भी गैस का है इन सॉल्यूशन। हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और भी डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो और भी डाटा आपका क्या होगा, क्लियर होगा। देखो पार्शियल प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, पता ना हम क्या कहते हैं, एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, दैट इज पी इक्वल टू क्या लिखो, के एच इंटू एक्स। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, के क्या है, हेनरी कांस्टेंट, के क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अब देखो हम किसी की भी बात किए, देखो हम क्या बोले कि कहीं भी यदि हम कुछ ना सॉल्व कर रहे थे, हम क्या बोले, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स है, के एच इंटू एक्स है, एक्स यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो जब यहाँ से यूनिट की बात करें, यहाँ से क्या करें, यूनिट की बात करें, तो क्या लिखोगे, है ना, यूनिट इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स का यूनिट क्या होगा, एक्स का यूनिट क्या होगा, पी ओवर क्या लिखोगे, के, सॉरी हमको एक्स का मोल फ्रैक्शन यार, इसका निकालना, के का निकालना, के का क्या होगा, एक्स, तो एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, एक है ना यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो पी का क्या होता है, एटमॉस्फेयर, पी का क्या होता है, एटमॉस्फेयर। इट मींस के दैट इज हेनरी कांस्टेंट का यहाँ पे क्या यूनिट, एटमॉस्फेयर। अब देखना एक चीज, अभी हम जस्ट पहले क्या किए थे, के का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे देखो के का यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर। इट मींस दो अलग अलग यूनिट आया। अब देखो ये डिपेंड करता है ना कि आप क्वेश्चंस किस वे से कर रहे हो, आप क्वेश्चन किस वे से कर रहे हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको क्लियर होगा। बट इतना आप याद रखना कि जब भी हमको के क्या है, कांस्टेंट है, आपको इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, यदि इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जब के एटमॉस्फेयर में होगा, के क्या होगा, एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे जो इक्वेशन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, P इक्वल टू के एक्स, क्या यूज करेंगे, P इक्वल टू के एक्स। जब हमको क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक हम कितना S इक्वल टू क्या था, के इंटू पी था। इट मींस जब हमको क्वेश्चन क्या देगा, है ना, जो के का यूनिट है वो मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर देगा, तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में के का यूनिट क्या दिया हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे।
ठीक है, अब देखना एक चीज, नोट का 2 पॉइंट हो गया, नोट का थर्ड पॉइंट लिखना, नोट का थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना नोट का। देखो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि देखो आप यहां से आप लिख सकते हो, देखो तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, p बाय के एच, x इक्वल टू क्या लिखोगे, p बाय के एच। अब देखना यदि के एच इंक्रीज करेगा तो x क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यदि पी एच क्या होगा, मतलब क्या, के एच दैट इज हेनरी कांस्टेंट, यदि हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, x क्या होगा, डिक्रीज करेगा, x क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इट मींस more the value of kh, more the value of Henry constant, less will be solubility, less will be solubility। देखो नोट का थर्ड पॉइंट, more the value of kh, more लिखना, more will be the value of kh, more will be the value of kh, more will be the value of kh, less will be the solubility, more will be the value of kh, more will be the value of kh, less will be solubility, less will be solubility। अब देखो हम बोलते ना कि solubility less कब था, जब क्या था, टेम्परेचर ज्यादा था, जब क्या था, टेम्परेचर ज्यादा था। यहां से आप ये भी चीज बोल सकते हो ना, आप यहां से ये भी चीज बोल सकते हो ना कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस KH आल्सो इंक्रीजेस, ये बोल सकते हैं। क्योंकि हम क्या बोले कि हाई टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या थी, कम थी, तो वही चीज हम तो बोल रहे हैं। इट मींस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या डिक्रीज कर रहा है। इसी पॉइंट में आगे लिखना एक चीज और कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हेनरी, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस, on increasing temperature the value of Henry constant also increases, on increasing temperature the value of Henry constant also increases। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पहले हम लोग इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, देन हम लोग इसके लिमिटेशंस भी देखेंगे, क्या क्या इसका लिमिटेशन है और क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, वो सारे पॉइंट्स को भी हम ना क्या करेंगे, देखेंगे। तो अभी तक आप लोग जो भी आज के लेक्चर हम लोग किए हैं, कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस किए, देन हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किए, अब हम गैस का इन लिक्विड किए, ये हेनरी लॉज है। तो हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है हम लोग हेनरी लॉ में 3 फॉर्म किए थे, एक क्या कि मास क्या है, डायरेक्टली प्रेशर की प्रोपोर्शनल है। फिर हम लोग क्या बोले, मास वाले टर्म को हम कहाँ पे लेके आ गए, सॉल्युबिलिटी वाले टर्म में। तो क्या बोले, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू के इंटू पी। देन हम लोग वहाँ पे क्या देखे, के का है ना यूनिट चेक किए। देन हम लोग क्या बोले, जो डाल्टन्स था, डाल्टन्स क्या किया, पार्शियल प्रेशर के टर्म में थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दिया। तो हेनरी उस चीज को मॉडिफाई किया कि फिर क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। जब भी आप क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, अबव द लिक्विड सॉल्यूशन, और जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, इन लिक्विड। तो है ना, यहाँ से क्या बोले, के का यूनिट क्या था, एटमॉस्फेयर। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि किस वे से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना, आइदर फ्रॉम सॉल्युबिलिटी वाले या फ्रॉम मोल फ्रैक्शन। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस बारे में आपको और भी ज्यादा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग मिलेंगे तो फ्रॉम हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल से मिलेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम वेपर प्रेशर। ओके, थैंक यू।